नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप या आपके घर में कोई सीओपीडी का पेशेंट है जिसके फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं, दमा जैसी परेशानी हो रही है, डॉक्टर ने कह दिया भैया सीओपीडी कभी ठीक नहीं होती, और अब आपके दिमाग में आ रहा है कि कब तक हम ये इन्हेलर लेंगे, डॉक्टर ने बोला है ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा, तो होम्योपैथी ट्राई कर लो। तो क्या वास्तव में होम्योपैथी सीओपीडी में फ़ायदा करती है? क्या होम्योपैथी से फेफड़ों की ताकत बढ़ सकती है? विद प्रूफ आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे होम्योपैथी से हम सीओपीडी के मरीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप समझदार हैं, सीओपीडी के मरीजों की सहायता करना चाहते हैं, फेफड़ों को ताकत देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि भाई ये सीओपीडी क्या होता है। देखिए, सीओपीडी का मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जो कि बहुत पुराना ऑब्स्ट्रक्शन हो, आपके फेफड़ों में एक बीमारी पैदा हो जाए जिसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ आए, सांस तेजी से ले, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल अक्सर फ्लक्चुएट करता रहे और मरीज अपनी नॉर्मल जीवन यापन जो होता है ना वो ना कर पाए, तो उस कंडीशन को मोटी तरह से हम बोलते हैं सीओपीडी। अब ये सीओपीडी या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है ना, ये एक ऐसी तकलीफ है जिसमें जो हमारे मरीज होते हैं ना, उनके फेफड़े साल दर साल समय बढ़ते बढ़ते कमज़ोर होने लग जाते हैं। फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम होती चली जाती है। मरीज को जो ऑक्सीजन लेने के बाद एक शरीर में ताकत मिलनी चाहिए, वो मिलनी धीरे धीरे करके कम हो जाती है। ऐसे में सीढ़ी चढ़ने पर, पैदल चलने पर, उठने बैठने पर, आपको इवन की बाथरूम तक जाने पर सांस लेने में बहुत समस्या होती है। ये जो एक कंडीशन है, इसमें आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये एस्थमा यानी दमा से थोड़ी सी डिफरेंट है। दमा में क्या होता है कि भाई देखो, कोई एलर्जन आया, यानी कोई सी चीज़ से आपको एलर्जी थी, वो आपके शरीर के संपर्क में आया, उससे आपके फेफड़ों की जो नलियां थी, जो आपके ट्रैकिया थे, ब्रोंक्यूल्स थे, ब्रोंकाई थे, वहाँ पर सूजन आ गई, और सूजन की वजह से वो जो ट्यूब था ना, वो पहले के मुकाबले जो बढ़िया आपका एकदम फूला हुआ था, वो सूजन की वजह से अंदर की तरफ से पतला हो गया। तो ये तो हो गया बात दमा की, जिसमें एलर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है। पर समय के साथ प्रोग्रेसिवली, साल दर साल, जब किसी मरीज के फेफड़ों के अंदर की जो नलियां होती हैं वो नॉर्मल उसकी जो एक मोटाई होती है उससे सिकुड़ती चली जाएं, जो उसके अंदर बैलून होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं, जो कि ऑक्सीजन को सोखते हैं, हमारे शरीर के अंदर खून में देते हैं, जब उनके अंदर पिचकापन आ जाए, वो सिकुड़ने लग जाएं, उनकी जो आपस की दीवारें हैं वो टूटने लग जाएं, तो ऐसी कंडीशन में साल दर साल मरीज की गिरती हुई तकलीफ को हम बोलेंगे सीओपीडी, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। मोटी बात क्या है, दमा के जैसी बीमारी है, लेकिन जैसा दमा में एलर्जी की वजह से सडनली सांस फूलने की शिकायत होती है, सडन अटैक आते हैं, एकदम मरीज बीमार हो जाता है, सीओपीडी में साल दर साल धीरे धीरे करके मरीज गिरता चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर किसी को सीओपीडी हो सकता है? देखिए, हर किसी को सीओपीडी नहीं हो सकता। सीओपीडी उस मरीजों को होगा जो कि एयर पोल्यूशन के टच में ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि हमारे दिल्ली वासी, एनसीआर में रहने वाले लोग, जो स्मॉग से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनको नीला आसमान देखने को नहीं मिलता है। और ये हाल सिर्फ दिल्ली के ही नहीं है, जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पर पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर स्मॉग की वजह से जो एक बहुत बड़ी बीमारी, महामारी एक समय के बाद डेवलप हो सकती है, उसको हम बोलेंगे सीओपीडी। रीज़न क्या है कि एयर पोल्यूशन आपके फेफड़ों को धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिवली कमज़ोर करता चला जाएगा। और ऊपर से सोने पे सुहागा कि भाई अगर आप एयर पोल्यूशन से ग्रस्त हैं और उसके बाद आप शौकिया तौर पर सिगरेट पी रहे हैं, तो ऐसे में तो आपको सीओपीडी होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा है। इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी मरीज़ सीओपीडी में धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि हमारे जो फेफड़ों की इलास्टिसिटी है ना, भाई फेफड़े क्या हैं, गुब्बारे हैं, दो गुब्बारे प्रभु ने दे रखे हैं, और वो जो गुब्बारे हैं ना बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हैं, आराम से आप एक्सपैंड हो सकते हैं, आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उनकी जो इलास्टिसिटी है ना वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है, इस वजह से ऑक्सीजन सोखने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये जो दो कारण हैं ना, ये सीओपीडी के बहुत बड़े कारण। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कई और सारे कारण हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है, या आप ऐसा काम करते हैं जिसमें कोई डस्ट
या किसी तरह के एलर्जेंस या बार बार धूल की जो शिकायत है या धुएं की शिकायत है वो आपके फेफड़ों के अंदर जा रही है, तो ऐसे में आपको सीओपीडी होने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो इससे पहले कि हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर बात करें, मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक पेशेंट का वीडियो, एक टेस्टिमोनियल, जो कि एक बुजुर्ग मरीज हैं, सालों से सीओपीडी से ग्रस्त थे और कितनी सारी दवाइयां, कितना सारा ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन उन्हें इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था। थक हार कर किसी के रेफरेंस पर मेरे पास आए, मैंने इलाज किया और उसके बाद मेरे साथ में मिलकर जब इन्होंने ट्रीटमेंट लिया तो आप खुद देखिए कि मरीज क्या कहते हैं। नमस्कार जी, मैं रमेश कुमार बजाज, मैं गठिया का पेशेंट हूँ। मेरे लंग्स में गठिया का असर आ गया था और मैं अंग्रेजी दवाई लेता था, दिन में 2 बार दवाई लेता था। खांस के बुरा हाल हो गया था, ना रात पर ना सो पाता था, ना मैं चलता था, एकदम खांसी उठती थी और जितना मैं बोल रहा हूँ, बोलते टाइम भी मुझे कई बार खांसी उठती। तब से मैं होम्योपैथी दवाई ले रहा हूँ, मुझसे काफी इम्प्रूव है। आज मुझे 1 साल हो गया उनकी दवाई लेते हुए। मुझे कोई वो नहीं, मैं कोई काफी इम्प्रूव है और मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ठीक कर दिया है। तो देखिए, ये जो हमारे बुजुर्ग पेशेंट है ना, इसी तरह के कई सारे बुजुर्ग पेशेंट्स हमारे पास सीओपीडी ट्रीटमेंट के लिए रेगुलरली आते हैं। बहुत जरूरी होता है यहाँ समझना कि पेशेंट को समझदारी से आप बताएं कि भाई एग्जैक्टली उसे क्या करना चाहिए, और कभी भी उससे ना बोलें कि भाई देखो एलोपैथी को कंप्लीटली बंद कर दो। एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन को आप तभी बंद कर सकते हो जब पेशेंट इतना स्टेबल हो कि उसे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में या छोटे छोटे जो अटैक्स है ना, वो आए हुए काफी लंबा समय हो गया हो। हालांकि उसको बताना जरूरी है कि भाई अगर इमरजेंसी आएगी तो ऐसे में आपको ये कुछ इमरजेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन या ये कुछ इमरजेंसी की मॉडर्न मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ सकती है। कभी भी ऐसे पेशेंट को जो उनके ऑलरेडी ट्रीटिंग पल्मोनोलॉजिस्ट है ना, उनसे दूर होने को ना कहें, बिकॉज ऐसे केसेस में कभी कभी सडनली अटैक आ जाता है। यहां पर होम्योपैथी से जब आपको मदद चाहिए तो आपको ध्यान से समझना है पेशेंट के लक्षण, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट का बॉडी रेस्पॉन्स, और साथ ही साथ ये समझना जरूरी है कि मरीज की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसको हुआ क्या, किस वजह से वो सीओपीडी में गया, जब वो गया तो क्या क्या हो रहा था और उसके संग में किस किस तरह की परेशानियां उसने फेस करी। आपको जानना जरूरी है हिस्ट्री में कि जब जब अटैक आए तो पेशेंट केस क्यों, बेसिकली जो सिम्टोमेटोलॉजी थी, जो मरीज की कंडीशन थी, वो एग्जैक्टली क्या थी, ताकि आप पेशेंट के परसेप्शन के अकॉर्डिंग, उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो दवाइयां उसे दें, उससे उसके सीओपीडी में बढ़िया रिजल्ट्स मिले। तो अब चर्चा कर लेते हैं भाई होम्योपैथिक दवाइयों के ऊपर, कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो सीओपीडी पेशेंट्स के बहुत काम आएंगी। हम यहां पर चर्चा करेंगे टॉप 3 दवाइयों के बारे में, जिसमें पहली दवा है यहां पर एंटीमोनियम टार्टारिकम। भाई देखो, एंटियम टार्ट नाम से हम बोलते हैं। एंटियम टार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि हमारे सीओपीडी के जो पेशेंट्स हैं ना, उनकी बहुत सहायता करती है। जब आपको खांसी बहुत आ रही हो, बलगम बहुत आ रहा हो, सांस बहुत फूल रही हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, मतलब मरीज गहरी गहरी सांसें एकदम से ले रहा है, तेज तेज सांसें मरीज ले रहा है, उसे सांस प्रॉपर्ली नहीं आ रही, बलगम बहुत बुरी तरह से आ रहा है, बार बार आ रहा है, उसकी खांसी कंट्रोल में नहीं हो रही, और बिल्कुल मरीज जो है एक ऐसी कंडीशन में है जिसमें शरीर की ताकत उसकी खत्म हो गई है, हल्की सी कोलैप्सिंग स्टेज है, और ये जो पेशेंट है इसको हर बार इस तरह का अटैक आता है। कई बार ये अटैक जो है खांसते खांसते वॉमिटिंग के तौर पर भी कन्वर्ट हो जाता है, मरीज को एकदम म्यूकस की, बलगम की उल्टी होने लग जाती है। यहां पर एंटियम टार्ट या एंटीमोनियम टार्टारिकम बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। आप इस दवा को इमरजेंसी में 30 पोटेंसी में दिन में 6 बार 7 बार तक रिपीट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि भाई एंटियम टार्ट एक इंपॉर्टेंट पेशेंट ये मेडिसिन है मेरे पेशेंट की, तो आप ऐसे पेशेंट को एंटीमोनियम टार्ट 30 पोटेंसी 1 बार सुबह 1 बार शाम 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर मरीज को जरूर दीजिए, उससे पेशेंट को इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। अब जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है यहाँ पर सीओपीडी के पेशेंट्स की, उसका नाम है फास्फोरस। भाई देखो, जब आपके पास पेशेंट आए जो सबसे सेंसिटिव हो, जितने मरीज आपने देखे ना सीओपीडी के, सबसे सेंसिटिव मरीज मिले कि भाई जैसे ही मौसम बदला नहीं, ठंड का मौसम आया नहीं, उसे दिक्कत हुई नहीं, और खांसी इतनी खांसी होती है कि मरीज परेशान हो जाता है, बिल्कुल एकदम सूखा सूखा कफ, हार्ड कफ, मरीज ऐसा लग रहा है खांसा ही जा रहा है, लेकिन उसकी सांस जो है वो नहीं रुक रही, बार बार सांस फूल रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, थकान मरीज को बहुत ज्यादा हो जा रही है, जो मरीज का जो ये बोलने वाली ग्रंथि है लैरिंक्स, खांस के इसके ऊपर भी जोर पड़ गया है। मरीज जैसे ही बात करना आपसे शुरू करे और उसे खांसी आने लगे, खांसते खांसते उसकी सांस फूलने लगे, आपको पता हो ये सीओपीडी का पेशेंट है, तो ऐसे में भैया फास्फोरस जो है ना,
सबसे लाजवाब दवा है। और स्पेशली जो चेंजिंग वेदर होते हैं, बदलते मौसम के जो मरीज होते हैं, उनके पेशेंट्स को में तो सीओपीडी जो है वो सबसे प्रोमिनेंट डिजीज है और सबसे बढ़िया दवा उसकी जो है वो फास्फोरस है। तो अगर आपको फास्फोरस यूज करनी है, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ये दवा को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। आप इस दवा को 200 पोटेंसी में लें और 200 पोटेंसी में आप फास्फोरस दिन में सिर्फ एक बार लें। और अगर आप इसे लगभग 10 दिन तक रेगुलरली ले रहे हैं तो उसके बाद आप इसको इनफ्रीक्वेंट डोजेस में लीजिए। इनफ्रीक्वेंट डोज का मतलब है कि 3 दिन में एक बार इसे कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसे पेशेंट्स को जब आप फास्फोरस इस तरह से देते हैं, इनफ्रीक्वेंट डोजेस में देते हैं, बहुत हाई पोटेंसी नहीं, बहुत लो पोटेंसी नहीं, तो यहां पर रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मिलते हैं। इमरजेंसी में फास्फोरस को यूज करने के लिए एक डॉक्टरी परामर्श बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए अगर आपको फास्फोरस यूज करनी है तो 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में एक बार 10 दिन तक लें। उसके बाद आप इस दवा को 3 दिन में एक बार लीजिए और कम से कम आप इसको 60 दिन तक रेगुलर लीजिए। जब आपके पेशेंट को इंप्रूवमेंट आए तो फर्दर डोसेज के लिए डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिए। अब जो यहां पर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट दवा है वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं गैस जरूर कर ली होगी और ये बहुत कॉमनली यूज है लेकिन सबसे बेटर रिजल्ट्स देती है और उसका दवाई का नाम है आर्सेनिक एल्बम। भाई देखो, आर्सेनिक एल्बम एक्यूट केस हो, क्रॉनिक केस हो, सीओपीडी का, दोनों केसेस में बहुत इफेक्टिव है। अब आपको सूखी खांसी आ रही हो, बलगम वाली खांसी आ रही हो, अगर खांसते खांसते शरीर में थकान हो जाए, मरीज को एग्जॉस्शन हो जाए, पड़े रहने की स्थिति हो जाए, मरीज मानसिक तौर पर बेचैन हो, शारीरिक तौर पर शरीर में बिल्कुल ताकत ना हो, उसका बलगम एकदम सफेद आ रहा हो और एकदम शरीर में अजीब सी गर्माहट, अजीब सा भारीपन, सीने में अजीब सी जलन उसको महसूस हो रही हो, पूरा शरीर ऐसा लग रहा हो एकदम भभक रहा है, उसको महसूस हो रहा है मेरे शरीर में आग निकल रही है, तो यहां पर आर्सेनिक एल्बम से बेटर कोई और दवा नहीं है। एलर्जी के पेशेंट्स हो, एस्थमा के पेशेंट्स हो, सीओपीडी के पेशेंट्स हो, आईएलडी के पेशेंट्स हो, अगर इस तरह का प्रेजेंटेशन है, आर्सेनिक एल्बम से बेटर कोई दवा नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी में यूज करनी है, आप आर्सेनिक एल्बम को 200 पोटेंसी में 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर 1-1 घंटे पर 3 डोज अगर दे देते हैं, पेशेंट को इंप्रूवमेंट आ जाता है। रेगुलर डोसेज हमेशा आर्सेनिक एल्बम की 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। आप 30 पोटेंसी में आर्सेनिक एल्बम 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार अगर रेगुलरली ले रहे हैं तो आपके पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आ जाते हैं यहां पर चौथी दवाई के ऊपर, जो कि बेसिकली होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है हमारे सीओपीडी के पेशेंट्स के लिए। यह कॉम्बिनेशन हर मरीज इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपको सीओपीडी डायग्नोज्ड है, आप चाहते हैं कि भाई मुझे होम्योपैथी की दवा मैं यूज करने लग जाऊं, मुझे रिजल्ट मिले, मुझे विश्वास हो, तो मैं आगे फर्दर होम्योपैथी का इलाज कराऊं, किसी डॉक्टर से मिलूं, तो ऐसे में ये 3 दवाइयां आप अपने घर में जरूर ला के रखें। जिसमें पहली दवा है जस्टीशिया का मदर टिंचर, जस्टीशिया क्यू। दूसरी दवा है यहां पर हमारी एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर और तीसरी दवा है यहां पे ग्रिंडेलिया का मदर टिंचर। तो भाई अगर आप जस्टीशिया, एस्पिडोस्पर्मा, ग्रिंडेलिया ये तीनों दवाई, तीनों मदर टिंचर्स को लेकर आएं और 5 बूंद दवा तीनों मदर टिंचर्स की आधे कप गुनगुने पानी में डालकर दिन में 3 बार से लेकर 6 बार तक, इमरजेंसीज में जरूरत पड़े आप 1-1 घंटे पर, आधे घंटे पे भी रिपीट कर सकते हैं इसको। और अगर रेगुलर यूज में आप लेना चाहते हैं तो आप, अगर सीओपीडी का अटैक अभी आया है तो कम से कम 2 हफ्ते तक रेगुलरली दिन में 3 बार इस दवाई को अगर लेते हैं। कॉम्बिनेशन को लेने का तरीका क्या है? आधा कप गुनगुना पानी, 3 दवाइयां, तीनों की 5-5 बूंद यानी 15 बूंद दवा दिन में 3 बार अगर आप लेते हैं। और अगर आप रेगुलरली अटैक के समय में लगभग 15 दिन तक लेते हैं, रेगुलरली सुबह शाम लेते हैं और इसको आप लगभग 1 महीने तक या 30 डेज या 45 डेज तक रेगुलर लेते हैं, 45 दिन तक रेगुलर लेते हैं, तो आपके पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। अगर रिजल्ट्स मिलें तो एक डॉक्टरी परामर्श बहुत जरूरी है। ये तीनों दवाइयां सांस फूलने से रोकेंगी, खांसी ज़्यादा आने पर मरीज की हेल्प करेंगी, बलगम नहीं निकल रहा होगा उसमें हेल्प करेंगी, बलगम ना निकलने से अगर सांस फूलने लग जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, थकान हो, लंग्स कमज़ोर महसूस हो रहे हो, इन सभी कंडीशन में तीनों दवाइयां आपको सिम्टोमेटिक रिजल्ट्स देंगी। लेकिन आप इन दवाइयों को एक पर्टिकुलर समय तक लें, उसके बाद फर्दर रिजल्ट्स पाने के लिए डॉक्टरी परामर्श जरूर लें। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा कि भाई सीओपीडी के इलाज के लिए ना एक बार होम्योपैथिक ओपिनियन मुझे जरूर लेना है। जैसे इस पेशेंट को रिजल्ट मिला है, मुझे भी मिल सकता है, पर उसके लिए दवाइयां अलग अलग कैटेगरी की हैं। कुछ दवाइयां रेगुलर लेने वाली हैं, कुछ दवाइयां मरीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग लेने वाली हैं, लेकिन रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं। उसके लिए वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ दवा यूज करके देख लो, रिजल्ट्स मिलें तो डॉक्टरी परामर्श जरूर लो, प्रॉपर दवा खाओ, ताकि सीओपीडी के केसेस में होम्योपैथी से जब रिजल्ट मिले तो आप बोलें कि भाई होम्योपैथी का इलाज सीओपीडी के लिए बेहद कारगर है।
तो इस वीडियो से अगर आप संतुष्ट हैं, कुछ समझ में आया हो, कुछ मदद हुई हो, दूसरों तक जरूर शेयर करें, किसी और व्यक्ति की मदद होगी। अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट हैं, चैनल पर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब जरूर करें, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप जरूर दें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझसे अगर इलाज की आवश्यकता हो, इस नंबर पर मेरे स्टाफ से बात करें, मेरा अपॉइंटमेंट लें, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।